10th क्लास हम ग्रामर में टेंसेज के संदर्भ में प्रेजेंट को देख चुके थे और प्रेजेंट से आगे अब पास्ट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं। कल जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि सब्जेक्ट की समझ आपको होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट की समझ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप वर्ब यानी क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार फिलअप करते हैं। हम सब जानते हैं कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। बस फर्क इतना है कि किसी एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगा देने पर वो बहुवचन बन जाता है, और आप किसी भी वर्ब के साथ यदि एस या ई एस लगा देंगे तो वो एक वचन बन जाती है। तो इसका मतलब हमें कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। अब इसी संदर्भ में आज हम एक पॉइंट करेंगे कि कर्ता को एक वचन और बहुवचन समझने के संदर्भ में ये पॉइंट देखेंगे। और पॉइंट क्या है? हम चर्चा कर रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। प्रोनाउन क्लोज्ड क्लास कैटेगरी का टर्म है। क्लोज्ड क्लास कैटेगरी यानी सीमित संख्या। जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच में किसी को पढ़ते हैं, जैसे मान लो नाउन को पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि दिया गया शब्द क्लोज्ड क्लास है या ओपन क्लास है। नाउन जो है संज्ञा, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, तो वो ओपन क्लास है। प्रोनाउन की वर्तमान अंग्रेजी व्याकरण में संख्या सीमित है 96। हमें कितनी पता है? हम केवल इतनी ही जानते हैं कि सर, ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे, ये प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता। और आज हम चर्चा करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन पे। देखना, इनडेफिनेट प्रोनाउन को इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, यानी आसानी से समझ आ जाएगा। देखना, पहले जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। और ऐसे प्रोनाउन कौन हैं? ऐसे प्रोनाउन वो हैं जिनके लास्ट में वन, जिनके लास्ट में बड़ी, जिनके लास्ट में थिंग लगा हो। ये प्रोनाउन हमेशा एक वचन रहेंगे। जैसे वन से यदि मान लो लिखा गया है नो वन, यदि लिखा गया है सम वन, यदि लिखा गया है एनी वन, यानी जिसके लास्ट में वन लगा है वो प्रोनाउन आपका, ये सारे प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनेट इसलिए क्योंकि आप यहाँ किसी का नाम शो कर ही नहीं रहे। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया। इसका मतलब ये नाउन की जगह लिए हुए बैठा है, और ये आपका प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो समझ लें, आप अपनी संख्या बढ़ाएं, आप समझ जाएंगे कि इसके अलावा भी बहुत प्रोनाउन होते हैं। यानी ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। और बड़ी का आप देख लें, जैसे नो बडी, ये भी प्रोनाउन है।
जैसे एवरीबडी, और अपना दिमाग कहेगा एवरीबडी हर कोई बहुवचन होगा, ना जी बहुवचन नहीं है। एनीबडी, ये भी सब एक वचन होते हैं। और थिंग से आप देख लें, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, यानी आप यूं समझ सकते हैं वन बड़ी थिंग, एक बड़ी वस्तु। यदि वन बड़ी थिंग किसी के बाद लगा है तो वो प्रोनाउन आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है और हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, यानी एक वचन रहेगा। और यदि एक वचन रहा तो ये गारंटी है कि इन सब के साथ जो क्रिया काम में लेंगे वो भी एक वचन होगी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सारे के सारे कर्ता हमेशा क्या होते हैं, एक वचन। कारण क्या है कि ये प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट के वन बड़ी थिंग वाले सारे के सारे प्रोनाउन एक वचन होते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरे इंडेफिनेट प्रोनाउन वो हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। अब ये कौन है? नंबर 1 मैनी, नंबर 2 बोथ, नंबर 3 फ्यू, नंबर 4 ए फ्यू। यानी इनके आगे यदि कुछ भी दिया गया है तो वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा। और यहाँ नोट डाल के एक बात आप दिमाग में पक्का बैठा लेना, यदि मैनी के आगे, यदि मैनी के आगे ए दिया हो, मैनी ए दिया गया हो, तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखना, गलती ना हो जाए। ये इस नियम का एक अपवाद है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि मैनी, बोथ, फ्यू और ए फ्यू, आई रिपीट इट, मैनी, बोथ, फ्यू और ए फ्यू, ये जो प्रोनाउन है, जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन मैनी के आगे ए आते ही वह सिंगुलर हो जाएगा। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स वर इनवाइटेड, कई लोगों को आमंत्रित किया गया था। चाहो तो एडवर्ब लगा दो यस्टरडे, कि कल कई को आमंत्रित किया गया। मैंने देख लिया, यस्टरडे देखा, दिमाग कहा पास्ट सिंपल टेंस भरना है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। तो मुझे ये देखना था, ये तो हम चर्चा करेंगे कि एक्टिव पैसिव कब देखना है, क्या देखना है, लेकिन फिलहाल तो ये चर्चा करनी है कि मैनी पर्सन्स बहुवचन है, इसलिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसे दिया हो कि मैनी ए फ्लावर्स, मैनी ए फ्लावर्स इज, मैनी ए फ्लावर्स इज ब्लूम्ड, इसका अर्थ ये है कि ये एक वचन है और इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब भरी गई। इसका अर्थ है ब्लूम का अर्थ है खिलना। हमें ये लिख रहा है कि ये बहुवचन है, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। तो यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि इनमें से ये यदि 4 दिए गए हैं तो ऑलवेज प्लूरल होंगे, लेकिन मैनी के आगे यदि एक दे दिया गया तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये आपको दिमाग में बातें बैठानी है। अब तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में वो इनडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं जो कभी सिंगुलर भी हो सकते हैं और जो कभी प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी तय कौन करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और ये शब्द हैं एस ए एन ए और एम, इनसे बनने वाले इनडेफिनेट प्रोनाउन। एस से आपका सम, ए से आपका एनी, एन से आपका नन, ए से आपका ऑल और एम से आपका मोस्ट।
मैं जो भी करवा रहा हूँ उसमें थोड़ा समय लग रहा है। इम्तिहान से आप आराम से उस बात को समझें। मैं जो अभी 10th का पेपर दिए हैं आप उनसे पूछना कि क्या कोई ऐसा प्रश्न रहा जिस पर चर्चा नहीं की गई। हमने व्याकरण के लगभग आप यूं कह सकते हैं कि मोटा मोटी 2500 उदाहरण सोल्व किए थे, और ये 10th क्लास में बैठा कोई भी बच्चा बता सकता है। तो पहले जो करवा रहा हूँ वो सारी चीज़ दिमाग में बिठा लें, आप समय दें आप इसके लिए। इसीलिए मैंने PDF को एक साथ भेजा, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में भेजा। वो इसीलिए गया कि आप ध्यान से देखते रहें, और ऐसा भी नहीं है कि एक साथ ही आपको काम लाद दिया गया ना, बहुत धीरे धीरे। व्याकरण वाला पार्ट वो इसीलिए है क्योंकि ये जो व्याकरण है वो मैं इसे दोबारा कराने वाला हूँ नहीं, कि उसके लिए बहुत समय चाहिए, तभी मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप पे फोकस कर रहा हूँ। अब ये जो वर्ड हैं वो एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। वो कैसे एक वचन हो सकते हैं और कैसे बहुवचन हो सकते हैं देखना, आराम से देखना आपको। हमने लिखा कि सम ऑफ द होटल्स, सम ऑफ द होटल्स आर ओपन टुडे। आज कुछ होटल खुले हैं। आप ध्यान से देखें, ये जो सम है इसके आगे ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, ये पूरा सब्जेक्ट है अपना, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको मेन वर्ड देखना है, मेन वर्ड देखना है, या आप यूं कहें कि आपको हेड वर्ड देखना है। और हेड वर्ड कौन है? होटल्स, जो कि बहुवचन है। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ। लेकिन यदि इस प्रकार लिखा है कि सम ऑफ द बिस्किट, सम ऑफ द बिस्किट वॉज ईटन, तो ध्यान से देखो आप, ये पूरा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का हेड वर्ड कौन है? बिस्किट। और बिस्किट क्या है अपना? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर वर्ब रही। मतलब आप समझ गए होंगे कि सम, एनी, नन, ऑल और मोस्ट, इसके आगे यदि बहुवचन संज्ञा दी गई हो तो ये बहुवचन बन जाएंगे, और इसके आगे यदि एक वचन संज्ञा दी गई हो तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? एक वचन बन जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज एक वचन और बहुवचन कर्ता को समझने के संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ाया हमने, और आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन के संदर्भ में मैंने सूचना दी, तो ये दिमाग में आप बैठा लेंगे। कल एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है उसमें नियम है, और यदि मैं अभी आपको बैठ कर बता दूं कि ये जी 21 नियम और याद कर लो, तो वो बहुत नीरस कार्य है, आप याद कर ही नहीं पाएंगे। और यदि मैं टेंस के साथ साथ ही एक एक दो दो छोटे छोटे बिंदु के हिसाब से आपको कराता रहा, तो जैसे ही टेंस पूरे होंगे उस दिन आपका कर्ता क्रिया संबंध, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो इससे प्रश्न उठाता है। 9th क्लास का टॉपिक है, 10th में नहीं लगा है, लेकिन प्रश्न वहाँ से उठाता है, हर बार उठाता है। चलिए जी, आई होप आप ये देख लेंगे और अच्छे ढंग से देख लेंगे। हम अब पहुँच गए पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस को अगो टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अगो टेंस, यानी अतीत। HV के नाम पे आपके पास डिड है, और मेन वर्ब के नाम पे आपके पास V2 है, और डिड नामक सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब का हमेशा V1 आता है। अब आप यूं भी समझ लें कि जो डिड नामक सहायक क्रिया है इसका यूज तभी संभव है
जब दिया गया वाक्य क्या हो, नेगेटिव यानी नकारात्मक हो। जब दिया गया वाक्य क्या हो, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो। जब दिया गया वाक्य क्या हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। यानी जो साधारण वाक्य है, जो सकारात्मक वाक्य है, उसके लिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके लिए डिड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वेंट टू लाइब्रेरी, आई वेंट टू लाइब्रेरी यस्टरडे, कि कल मैं पुस्तकालय गया, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं नहीं गया, तब आई डिडेंट गो टू लाइब्रेरी यस्टरडे। समझ गए होंगे कि ये एच वी का यूज तभी आप कर सकते हैं। और D3 प्लस V1 हमारा सूत्र हम सब जानते हैं। D3 से अभिप्राय डू, डज और डिड, और इन तीनों के साथ ही हमेशा मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है, V1। ठीक है, अब आप एक पॉइंट लिखेंगे इस टेंस के संदर्भ में। इट इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है फॉर द, इट इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज, उन क्रियाकलाप के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इवेंट्स यानी घटनाएं, विच जो कि, टुक टेक टुक टेकन, टुक प्लेस जो घटित हो चुकी हैं, इन द पास्ट। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग उन एक्टिविटीज, उन क्रियाकलाप और घटनाओं को दर्शाता है जो पहले ही घटित हो चुकी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स, यानी इस टेंस की मेन एडवर्ब्स, यानी वो शब्द, कल भी एडवर्ब से मैंने बताया था कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी में सह क्रिया विशेषण भी बोलते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं। हम देखना, हम क्या किए हैं कि अब इसके मेन एडवर्ब्स क्या है। नंबर 1 यस्टरडे, और आपको ये इसी प्रकार लिखने हैं, यानी आपको वर्टिकल लिखने हैं, हॉरिजेंटल नहीं लिखने। इस प्रकार जो क्रिया चलती है उसको हॉरिजेंटल, और इस प्रकार जो क्रिया चलती है उसको वर्टिकल कहते हैं। यस्टरडे, फिर लास्ट नाइट, कोमा वीक, ETC। 3 नंबर अगो, अगो तो ये टेंस है ही। 4 नंबर इन 2009, 2018, 2019, ETC, मतलब पहले की कोई दिनांक, या फिर इन क्लास 10th लिख दिया। आप समझे, मैंने लिखा कि इन क्लास 10th, 10वीं कक्षा में। अभी आपका दिमाग कहेगा कि सर हम तो 10वीं कक्षा में अभी हैं ही, पास्ट कैसे हो गया। आप अब किसी विद्यार्थी को क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जब मैं कक्षा 10 में था तो ये सर मुझे संस्कृत पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आप जब 11वीं में हो जाएंगे तब ये बात बोलेंगे कि कक्षा 10 में संस्कृत पढ़ाने वाले ये सर हमें थे। अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब 9th क्लास में थे तो ये गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, या ये गुरुजी बहुत प्रभावशाली ढंग से पढ़ाते थे। तो यदि ऐसा लिखा गया है इसका मतलब वो अतीत है। फिर ये एडवर्ब वंस, एक बार। याद रखना, ऐसा ही शब्द पहले भी आया था प्रेजेंट सिंपल में, और जिसमें लिखा है वंस ए वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस
ए वीक, थ्राइस ए वीक। फ्राइस कुछ नहीं होता, 4 टाइम्स होता है, याद रखना। जैसे हम बोलते हैं 00, 000 फ़ोन नंबर बताते समय, और यदि 4 बार 0 आ गया तो फिर क्या बोलेंगे? तो फिर बोलेंगे 4 टाइम्स 0। ये जो है ना, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 4 बार, या महीने में 5 बार, ये एडवर्ब रहती है जी आपकी प्रेजेंट सिंपल की। और ये जो वंस है ना, इसका अर्थ होता है 1 बार, और ये एडवर्ब होती है आपकी पास्ट सिंपल की, इसलिए स्टार डाला है, ध्यान रखना गलती ना हो जाए। फिर मैंने लिख दिया कि इन जैन यानी जनवरी 2020। आप ध्यान से देखें, पास्ट है, मैंने लिखा हुआ है जनवरी 2020 में, पास्ट है। फिर आगे मैंने लिखा इन हिज यूथ, उसकी जवानी में। तो आप ध्यान से देखो कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं जवान था तो मैं फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। मैं तो बोल सकता हूँ ये बात कि जब मैं जवान था, या जब मैं किशोर था, जब मैं कक्षा 10 में था। आप थोड़ी बोल सकते हैं कि जब मैं जवान था, आप तो अभी भी जवान ही हैं। इसका मतलब ये यदि लिखा गया है तो वो पास्ट को दिखाएगा। जैसे मैंने लिखा इन हिज स्कूल डेज, ये लिख दिया जी स्कूल डेज। ये बात मैं बोल सकता हूँ कि इन माई स्कूल डेज, मेरे विद्यालय के दिनों में। क्या आप बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते, आप अभी स्कूल में हैं। और देखें इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में मैं मिट्टी के घर बनाता था, बचपन में मैं बहुत शरारत करता था। ये सारे वर्ड जो हैं वो पास्ट को दिखाते हैं। आप ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें पास्ट में आती हैं। ठीक है जी, ये उसकी एडवर्ब रही। फिर इसके बाद आता है कि इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कोई शर्त यदि रख दी गई, भूतकाल में कोई शर्त यदि रख दी गई है तो इस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंसेज में इस टेंस का यूज होगा। कंडीशनल सेंटेंसेज में इस टेंस का यूज होगा। और कंडीशन 3 होती हैं, और 2 नंबर कंडीशन में इस टेंस का प्रयोग होता है, जिस 2 नंबर कंडीशन को हम बोलते हैं अनरियल या फिर क्लोज्ड कंडीशन। यानी देखना, मैंने लिखा इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता, ही वुड गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था। अब नहीं कर सकता, अनरियल हो गई, ये क्लोज्ड है, कंडीशन बंद हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखना कि यदि इफ अनलेस जैसे शब्द जो कंडीशन बना रहे हैं, और भी शब्द हैं जो कंडीशन बनाते हैं, यदि वो कंडीशन बनाते हैं और उसके एक भाग में V2 है तो दूसरे भाग में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पहली कंडीशन आती है ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन। प्रेजेंट सिंपल में आती है इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि कठिन मेहनत करेगा, ही विल गेट गुड मार्क्स। समझ गए होंगे। इसी कंडीशन में एक प्रमुख बात आपको याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि यदि एक सेंटेंस देखे, सेंटेंस समझ आएगी। मैंने लिखा है इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार अच्छे ढंग से। देखो, मूल बात आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पासबुक में लिखा है, कहीं और लिखा है, चेप दिया गया और बात खत्म ना जी। व्याख्या देखना। इस सेंटेंस की व्याख्या यदि करूं तो इट मीन्स, इसका मतलब है डेट कि
आई एम नॉट ए बर्ड। इसका मतलब तो यही है, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, इट मीन्स आई एम नॉट ए बर्ड, मैं पक्षी हूं नहीं हूं। तो ये फिर आपकी कैसी विश है? ये आपकी फुल फील्ड विश है। और जब आपकी अधूरी इच्छा हो, जब आपकी अधूरी इच्छा हो, पूरी बात को नोट करना, और आपकी मेन वर्ब बी हो, तो आप हमेशा, चाहे कर्ता आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, किसका प्रयोग करेंगे? वर्ग का प्रयोग आप करेंगे। ये आपको याद रखना है, और ये इस टेंस का एक और प्रयोग है। फिर बोल रहा हूं कि 2 नंबर की कंडीशन ये टेंस दिखाता है, और 2 नंबर कंडीशन में एक उदाहरण पहले वाला और एक उदाहरण इस प्रकार का, जिसमें वो आपको अनफुलफिल्ड विश देगा, अधूरी इच्छा। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इट मीन्स आई एम नॉट ए पीएम, कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में जब मेन वर्ब आपकी बी है, तो वर्ग का यूज होगा, चाहे कर्ता आपका एक वचन हो और चाहे कर्ता आपका बहुवचन हो। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए, इस टेंस का एक और प्रयोग, वो ये इट इज यूज्ड। ये इट मतलब पास्ट सिंपल। ये जो टेंस है इसका प्रयोग होता है फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स। याद रहे, मैंने कहा है ऐतिहासिक घटनाएं और डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आविष्कार, डिस्कवरी खोज। डिस्कवरी और इन्वेंशन में भी अंतर होता है। जैसे ये कौन दिखाता है? ये टेंस दिखाता है। जैसे देखना, इंडिया गोट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी प्राप्त की इन 1947, 1947 में। अभी कोई गलती से इसको समझ लेगा कि जी सर जी ये तो फैक्ट है, सत्य है, और प्रेजेंट सिंपल में लिख दूं, गलत हो जाएगा जी। प्रेजेंट सिंपल में लिखते ही सेंटेंस क्या बनेगा? इंडिया गेट्स फ्रीडम, भारत आज़ादी प्राप्त करता है इन 1947। करता है नहीं, भारत ने आज़ादी प्राप्त की। ये आपका एक फैक्ट है, लेकिन कैसा? हिस्टोरिकल है। आपको इन्वेंशन और डिस्कवरी का अंतर भी समझा देता हूं, देखना। कोलंबस डिस्कवर्ड, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, सारे आए हुए हैं परीक्षाओं में, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव 10वीं से लेके बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। मैंने अभी कहा कि डिस्कवरी करता था खोज और इन्वेंशन का था आविष्कार। दोनों में अंतर क्या देखना। कोलंबस महोदय कहीं घूमने गए, जहाज लेके निकले पानी का, और किसी देश पहुंचे हजारों वर्ष पहले, जब इंटरनेट कुछ नहीं होता था। हजारों वर्ष पहले गए, पानी के रास्ते से घूम रहे थे और किसी देश पहुंच गए। उन्होंने जाके पता लगाया कि भाई ये देश है, ये तो अमेरिका है। तो अमेरिका पहले भी था, वहां कोलंबस पहुंचा उससे पहले अमेरिका था, इसने केवल उसकी खोज की। अब इन्वेंशन में क्या फर्क है देखना। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आप ये जानते हैं कि ये किसी ने बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खेत में घूम रहा था, उसको भाप का इंजन मिल गया, लेके आ गया वो, ना, ये किसी ने बनाया है, इंसान ने आविष्कार किया है इसका। जिस चीज को बनाया गया है इंसान के द्वारा, वो तो आपके आविष्कार हैं। खोज जो पहले से मौजूद थी, दुनिया के सामने लाया गया, वो डिस्कवरी।
और हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं, यानी इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो ये बातें भी इस टेंस में दिखाई जाती हैं।